अरे सर आएंगे, कमिटमेंट कर दिया गया यहां से। सॉल्व हो गया सभी का? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल इस देखिए, जो पेपर आप लोग देख रहे हैं इसको हम स्टैंडर्ड लेवल कहते हैं, समझ रहे हैं ना? बहुत हार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल देखिए यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपकी पढ़ाई का एनालाइज होता है। एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 डाटा अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे पेपर को हम स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कहते हैं, स्टैंडर्ड लेवल है ये, ठीक है ना? इस तरह का स्टैंडर्ड लेवल। करंट एक भी नहीं पढ़ा हुआ था ऐसा तो नहीं है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को हम यहां पे पढ़ा हुआ दिखा देंगे। और पेपर कभी पढ़ा हुआ आता है क्या? हाँ गुरुजी, स्पीड का ध्यान रहेगा। और एक सूचना सुन लीजिए सब लोग पहले, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हाँ, एक सूचना आप लोग के लिए है। सूचना आप लोग के लिए यह है कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन 1 से लेके कहां तक है? 19 तक है शायद। एक बार देखिएगा आप लोग। इतिहास का क्वेश्चन आप लोग का 1 से लेके कहां तक है? 18 तक है। 1 से लेके 18 तक ये सर आएंगे तो कराएंगे इसको, ठीक है ना? ये अभी सर आएंगे तो 1 से 18 तक क्वेश्चन कराएंगे। 1 से 18 क्वेश्चन के बाद आप लोग आ जाइएगा डिस्कशन के लिए, ठीक है? पेपर में 18वें क्वेश्चन के बाद आप लोग आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद, 18 नंबर क्वेश्चन के बाद चले आइएगा। 19 नंबर पे आ जाइएगा। 19 नंबर पे आ गए सब लोग? हाँ, 19 नंबर से आप लोग डिस्कशन करना शुरू करिएगा, ठीक है? 19 नंबर, अच्छा ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी 19 नंबर से डिस्कशन शुरू करिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करना शुरू कर दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा सब लोग। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। सुनिएगा, देखिए क्लास आप लोग की मंडे टू फ्राइडे ही है। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास है। सैटरडे के दिन स्पेशल टेस्ट के रूप में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर सफल होता है तो इसको अगले सैटरडे को फिर से 1 हफ्ते के रिवीजन के साथ इसको फिर से लाया जाएगा। अभी इसकी सूचना आपको सर देंगे, ठीक है ना? दरअसल बात यह है कि आप लोग को 1 लाइनर में दिया जाता है होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोग 1 लाइनर पढ़ पाते हो। उसी क्वेश्चन को ये ऑप्शन के फॉर्मेट में बनाकर आप लोग को यहां पे दिया जाएगा और ये टेस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, और सभी लोग आज होमवर्क सीरीज को लेके परेशान थे। देखिए एक होमवर्क सीरीज ना ये दरोगा बैच में चल रही है। एक होमवर्क सीरीज ये बैच में चल रहा है, ये दरोगा के बैच के लिए है। दरोगा फर्स्ट और सेकंड बैच में चलाया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड बैच में। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के इस बैच से अलग है। और जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं 75 क्वेश्चन, ये होमवर्क का एक अलग से बैच है, ठीक है ना? जिसमें आप लोग एडमिशन लिए होंगे और इसमें क्वेश्चन की संख्या 75 है। और जो दरोगा बैच में चलाया जा रहा है होमवर्क, उसमें क्वेश्चन की संख्या 30 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। आप लोग अभी बहुत सारा विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो रहा था, ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों अपने आप में अलग अलग है, दोनों का डेटा अलग है, दोनों का होमवर्क अलग है, दोनों का सारा कुछ अलग है, ठीक है? टाइम अलग है दोनों का। अपना ऑफिस में जाके अच्छे से इसको पता कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, थोड़ा स्पीड ठीक ठाक लेवल की होगी, समझ रहे हैं ना? इसके लिए परेशान आप लोग मत होइएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व कराना है। आप लोग उस हिसाब से रेशियो अपना देख लीजिएगा। 75 से ऊपर क्वेश्चन है, समथिंग 80 क्वेश्चन, समझ रहे हैं? दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत छाटना है। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का पहला राज्य है क्या? ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का तीसरा महाराष्ट्र है, ये भी ठीक है। क्षेत्रफल में कर्नाटक चौथा है, सही है क्या? गलत है, यही गलत हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा होगा? राजस्थान होता है। राजस्थान से छोटा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश से छोटा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र होगा। कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से छोटा कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस बात को
इस सीक्वेंस को याद रखिएगा आप लोग। अगर यही आपसे जनसंख्या में पूछ दे, जनसंख्या में अगर ये एरिया है, एरिया अगर यही आपसे पॉपुलेशन में अगर पूछ दे, पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। और तीसरा कौन सा होगा? बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? बिहार। इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। और बढ़ते आगे, राइट उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, समझिए, सुनिएगा। देखिए सबसे नीचे की तरफ हो जाएगा मालदीव। क्या होगा? मालदीव। मालदीव के ऊपर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। क्या होता है? मिनिकॉय के ऊपर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कैपिटल कहां पे? कवारती। कहां पे हो जाएगी? कवारती हो जाएगी इसकी कैपिटल। ध्यान रखिएगा। देखिए अब समझिएगा, देखिए मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली रेखा है, नाम क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री। तो भैया ध्यान रखना, पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? ए ड्रॉट पॉइंट को कवारती से, गलत। मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से कौन? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करेगा? 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप को निकोबार से कौन अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और भैया ध्यान रखना, कवरती को मिनिकॉय से कौन अलग करेगा? तो 9 डिग्री चैनल अलग करेगा। राइट उत्तर आपका हो जाएगा डी। राइट उत्तर आपका डी हो जाएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। एक तो राज्य आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। एक राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। और एक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य है? केरल। केरल में पांडिचेरी का कौन सा जिला? अरे केरल के अंदर कौन सा जिला? माहे। तमिलनाडु में कौन सा? एक तो पांडिचेरी। कौन सा? पांडिचेरी। और कौन सा? कराईकल। कौन सा? कराईकल। और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा? यनम। क्या होगा? यनम। यानी कि पांडिचेरी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कहां पे दिख रहा है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। लगा लीजिएगा, सी आपका ठीक उत्तर हो जाएगा। और सुनिएगा भैया, पांडिचेरी जो था ये किसका उपनिवेश था? पांडिचेरी किस देश का उपनिवेश था? तो ध्यान रखिएगा, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी ये किसका उपनिवेश हुआ करता था? उपनिवेश। तो भैया ध्यान रखना, किसका था? फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, फ्रांस का। और इस पुदुचेरी को भारत में कब शामिल किया गया, यानी भारत को कब सौंपा गया? सन 1954 के अंदर। 1954 में भारत में इसको मिला दिया गया, भारतीय संघ को सौंप दिया गया था फ्रांस द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। और पुदुचेरी से एक बात और ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी का जो उल्लेख है, पुदुचेरी का उल्लेख ये संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया? तो कर लीजिएगा, आर्टिकल 239 के डबल ए में। कहां पर? आर्टिकल 239 के डबल ए में 2 राज्य, एक दिल्ली और दूसरा कौन सा? पुदुचेरी का उल्लेख करा गया है। ठीक है, यानी ऐसे 2 राज्य, ऐसे 2 यूटी जो कि विधानसभा होने, ऐसे 2 यूटी जो केंद्र शासित होने के बाद भी वहां पे क्या पाई जाती है? विधानसभा पाई जाती है। ध्यान रखना, नाम क्या हो जाएगा? पुदुचेरी और दिल्ली। और अभी हाल ही में किसको और बनाया गया? तो जम्मू और कश्मीर को बनाया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लगा लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका अगला कि निम्नलिखित कथनों में भारत के बारे में क्या सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश, सही बात है क्या? 7वां नहीं भैया, कौन सा? 5वां नहीं बल्कि क्या है? 7वां। और अकॉर्डिंग टू एरिया, कैसे? एरिया क्षेत्रफल में। और पॉपुलेशन में, जनसंख्या में पूछेगा आपसे, तो जनसंख्या में कौन सा? पहला या दूसरा? दूसरा कर लीजिएगा आप लोग, अभी तक सेकंड बड़ा देश। और पूछा है वह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए है, सही है क्या? सही है। ध्यान रखिएगा, पूरे क्षेत्रफल का कितना? 2.4%। और पूरे पॉपुलेशन का कितना? पॉपुलेशन का क्या परसेंट? 17.5% घेरा हुआ है भारत। इस बात को ध्यान रखना। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, सही है क्या? गलत है, क्योंकि भैया भारत की जो जलवायु है, भारत ध्यान रखना, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? शीतोष्ण। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? उष्ण हो जाएगी। क्या होगी? उष्णकटिबंधीय। यानी भारत में 2 तरह की जलवायु, 2 से क्या पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे, थोड़ा जलवायु में और परिवर्तन। भारत में 2 से 3 तरह की जलवायु। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारत की मानक समय रेखा को निर्धारण करने के लिए, यानी 2 और 4 क्या होगा?
सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। और यहां से बढ़ेंगे हम आगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुनिएगा, देखिए जो देशांतर रेखा दिया है, देशांतर रेखा से पूछेगा आपसे, जो 82.5 डिग्री से होकर गई है, इस पर भारत के कितने स्टेट आते हैं, कितने राज्य? 5 राज्य, ध्यान रखना, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और कौन सा? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, यूपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, लगा लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका डी। और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, दिक्कत है क्या यहां से? आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएगा? कौन कौन? ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे ऊपर से आएंगे, मिलेगा हमें लद्दाख। क्या मिलेगा? लद्दाख के नीचे कौन सा? जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा? पंजाब के नीचे कौन सा? राजस्थान के नीचे कौन सा? गुजरात। कौन मिलेगा? गुजरात मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश होगा क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें सही है। अच्छा, यहां हरियाणा नहीं, यहां हिमाचल नहीं, कौन सा? भी सही हो, बना लीजिएगा इतनी बातों को। और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री, ये भारत के साथ कितने किलोमीटर की साझा होती है? ध्यान रखिएगा, कितना? 3323 किलोमीटर की ओवरऑल बाउंड्री जो है पाकिस्तान की भारत के साथ साझा होती है। और जो बाउंड्री साझा की गई है बाउंड्री, इस बाउंड्री का नाम क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। क्या नाम होगा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं इसको। और इस रेखा का निर्धारण कब करा गया था? 1947 में। कब? 1947 में इसका आयोजन करा गया। अगला बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में सकरे मैदान मिलते हैं, ठीक बात है क्या? अरे भारत का जो तटीय भाग है, भारत का जो तटीय हिस्सा है, तटीय हिस्सा, यहां पर सकरे मैदान है, नहीं है क्या? अरे है ना, कोंकण तट, मलाबार तट, कन्नड़ तट, दीघा तट, सुने ना ऐसा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही। क्या पूछा है? कौन सा सही? यानी सही है। आगे बढ़िए। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी है क्या? भारत में जो उत्तर बिहार मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने भाग में? 2 भाग में, एक खादर, दूसरी कौन? बांगर। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, सही है क्या? गलत बात है भैया। क्या पूछा है? गलत पूछा है। यही क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। भारत का जो सबसे पुराना भूखंड है, भारत का सबसे पुराना भूखंड जो होगा, अगर आपसे पहाड़ी पूछेगा, क्या पूछेगा? पहाड़ी। अगर आपसे पठार, अगर पठार पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? दक्कन का पठार। कौन सा? और पहाड़ी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अरावली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। भारत के 2 पुराने भूखंड, एक पठार दूसरी पहाड़ी, कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ अपने आप में ठीक है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है वैसा हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। भैया जो चारों तरफ से जल से घिरा हो क्या है? द्वीप हो जाएगा, द्वीप। दिया है वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, 1 तरफ से स्थल, यही क्या होगा? सही होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का ये हो गया नक्शा। और पूछेगा आपसे प्रायद्वीपीय भारत, देखिए इधर किससे घिरा है? अरब सागर से। किससे घिरा है? अरब सागर से। नीचे की तरफ किससे है? हिंद महासागर से। और यहां पर बे ऑफ बंगाल से। यानी 3 तरफ से जल, 1 तरफ से क्या है? स्थल का पार्ट है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप भारत के नाम से इस हिस्से को हम जानते हैं। वैसा हिस्सा जो 2 तरफ से जल और 1 तरफ स्थल से घिरा हो, ठीक है ना? ये कोई तुक ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है 3 ओर से, ऐसा हो सकता है 3 ओर से किससे घिरा हो? स्थल से। और 1 ओर से किससे घिरा हो? 1 ओर से किससे घिरा हो? जल से। ऐसे हिस्से को हम क्या कहते हैं? खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? खाड़ी। ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल और 1 तरफ से स्थल से, 3 तरफ से स्थल 1 तरफ से जल से घिरा हो, क्या बोलेंगे? खाड़ी। और 3 तरफ जल 1 तरफ स्थल क्या होगा? प्रायद्वीप। चारों तरफ जल क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। लगा लीजिएगा, ठीक उत्तर होगा बी। और अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न देखिए, भारत इधर का हिस्सा आपका अरेबियन सी, यहां पर क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? इंडियन ओशियन हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होता है, ये निचला पार्ट आपका भारत का। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला, भारत में कोयला उत्पादन करने वाले सार्वभौमिक समूह को हम क्या कहेंगे? गोंडवाना। सार्वभौमिक समूह जो कोयला उत्पादन करेगा क्या कहलाएगा? गोंडवाना कहलाएगा। भैया ध्यान रखना, देखो भारत में अगर चट्टान के बारे में पूछेगा, भारत में अगर चट्टान के बारे में पूछेगा, सबसे पहली चट्टान देखो कौन सी? आर्कियन। एक ट्रिक ध्यान रखना, आद कवि। क्या ध्यान रखेंगे?
आध कवि। देखिए आ से क्या हो जाएगा, आर्कियन। क्या होगा, आर्कियन। ध से क्या होगा, धारवाड़। क्या होगा, धारवाड़। क से क्या हो जाएगा, कुडप्पा। क्या होगा, और वी से क्या होगा, विंध्यन। विंध्यन के बाद कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना। कौन सा, गोंडवाना। और गोंडवाना से क्या मिलता है, कोयला। भारत के चट्टान का वह समूह जहां से सर्वाधिक खनिज प्राप्त होगा, कहां से, धारवाड़। अगर भारत में सर्वाधिक खनिज किस संसाधन से या किस चट्टान से निकलेंगे तो क्या बताएंगे, धारवाड़। और सबसे पुरानी खनिज श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कौन सी, आर्कियन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। चूना पत्थर के बारे में अगर पूछेगा आपसे, चूना पत्थर, चूना पत्थर किस खनिज, चूना पत्थर नामक खनिज किस चट्टान से, तो क्या बताएंगे, विंध्यन से। किससे, विंध्यन से। और अगला प्रश्न दिया है, अगला देखिए प्रश्न दिया है कि थार मरुस्थल की लोकेशन कहां पे है। भैया ध्यान रखना, थार मरुस्थल की अवस्थी कहां पर, सुनिएगा। देखिए अगर आप इस हिस्से को भारत मानते हैं, भारत, अगर आप इस पार्ट को भारत मानेंगे तो यहां से एक पर्वत श्रृंखला गई है, कौन सी, अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखिएगा, यहां से एक पर्वत गई है, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला यहां से गई है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब इस अरावली पर्वत के देखिए, भारत में इधर वाला इलाका पूर्व, ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ, नीचे वाला क्या है, साउथ, इधर वाला क्या है, वेस्ट। भारत में जो यहां पर इस जगह पर जो क्षेत्र का विस्तार है, यहां पर एक मरुस्थल का विस्तार है। मरुस्थल का नाम क्या होगा, थार मरुस्थल। कौन सा, थार। और इसी थार का विस्तार अगर भारत से चल के कहां आ जाएगा, पाकिस्तान, तो इसका नाम क्या है, चोलिस्तान नाम है। क्या नाम है, चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, थार का पश्चिमी विस्तार क्या कहलाएगा, चोलिस्तान। और ध्यान रखिएगा, अरावली के पश्चिम की तरफ जो मरुस्थल उसका नाम क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे, लगा लीजिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। भैया यही गलत है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। दो दर्रा, एक तो चांगला, कौन सा, चांगला, और दूसरा हो जाएगा आपका काराकोरम। कौन सा, काराकोरम। ध्यान रखिएगा, एक चांगला होगा, दूसरा कौन सा, काराकोरम। ये दो दर्रा ऐसे हैं, ये दो दर्रा ऐसे हैं जो तिब्बत को किससे जोड़ेंगे, तो लद्दाख से जोड़ते हैं। और भैया ध्यान रखना, जो अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा, ध्यान रखिएगा, अघिल दर्रा लद्दाख को, अघिल दर्रा जो है लद्दाख को चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा। चीन के अंदर एक प्रांत है, प्रांत का नाम जिंगजियांग प्रांत होगा। कौन सा, जिंगजियांग प्रांत हो जाएगा। तो भैया ध्यान रखना, अघिल दर्रा लद्दाख को जिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक है, यानी सही नहीं पूछा है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला, देखिए प्रश्न दिया है, अगला, आगे बढ़ जाए। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। ब्लू माउंटेन कहां पर, मिजोरम। सुनिएगा, अबोर हिल्स कहां पे, मणिपुर के अंदर है, यही सही नहीं है। ध्यान रखना, डफला मिरी और अबोर मिसमी, सुने ना आप लोग, डफला के साथ मिरी, मिरी के साथ हो जाएगी अबोर, और अबोर के साथ क्या हो जाएगी, ये सभी क्या है, पहाड़ियां हैं, और इनको हम पूर्वोत्तर पहाड़ी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर पहाड़ी के नाम से जानेंगे। लोकेशन इनकी कहां पर हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक उत्तर हो जाएगा। गलत पूछा है, बाकी सब ठीक है अपने आप में। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है, सही पूछ रखा है। कौन सा क्या होगा, सही होगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घट जाती है, घटती है क्या, गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती। कारण बताएं क्या है, समझिएगा। देखिए ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, समझिएगा। और इधर की तरफ जो पर्वत श्रेणी है यहां वाली, इसको हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहां पर एक घाट है, घाट का नाम क्या हो जाएगा, नीलगिरी। क्या होगा, नीलगिरी। घाट का नाम क्या होगा, नीलगिरी। आपको पता है नीलगिरी से एक पर्वत चला है, नाम है कार्डमम। क्या नाम होगा, कार्डमम। और इसी नीलगिरी से एक पर्वत यहां पर चला, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अन्नामलाई। क्या नाम होगा, अन्नामलाई नाम है। क्या नाम है इसका, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अन्नाईमुड़ी। क्या नाम होगा, अन्नाईमुड़ी। क्या नाम होगा, तो
अन्नाई मुड़ी। अब मुझे ये बताइए जरा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाई मुड़ी। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट। दिया था स्टेटमेंट में कि पश्चिमी घाट दक्षिण में जाते जाते नीचे हो जाता है, यानी इसकी चोटियां नीचे की तरफ होती, नीचे होती है कि ऊपर होती हैं? ऊपर की तरफ, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी चोटी यहां के कंपैरिजन में ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय इसकी चोटियों की ऊंचाई क्या है? बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। सही बात है क्या? सही बात है भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से नदी निकलेगी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलेगी? गोदावरी। महाबलेश्वर से कौन निकलेगी? कृष्णा। ब्रह्मगिरी से कौन निकलेगी? कावेरी। और नीलगिरी से कौन निकलती है? वैगई। क्या निकलेगी? वैगई। तो मैक्सिमम जो प्रायद्वीपीय नदियां ये कहां से निकलेंगी? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। सही बात है भैया, ये जो घाट जो है ना ये सतत है, ये कटा हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है सतत है, ये कटा हुआ नहीं है। इसको केवल हम दर्रा से पार करेंगे। कैसे पार करेंगे? दर्रा से। जैसे एक दर्रा मिलेगा कौन सा हमें? थाल घाट। कौन सा? थाल घाट। कौन सा? थाल घाट। थाल घाट के बाद कौन सा? भोर घाट के बाद कौन सा? पाल घाट। कौन सा दर्रा? पाल घाट। देखिए इनको पार करने के लिए केवल और केवल दर्रा एकमात्र विकल्प है। ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? सही हो जाएगा। 2 और 3 स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक उत्तर हो जाएगा। लगा लीजिएगा बी। और यहां से बढ़िएगा आगे। आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका अगला कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां पर है? मध्य अंडमान के पूर्व में। लगा लीजिएगा भैया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या हो जाएगा? बैरन। क्या नाम होगा? बैरन ज्वालामुखी। और भारत का अमृत ज्वालामुखी पूछेगा तो कर लीजिएगा नारकुंडम। क्या नाम होगा? नारकुंडम ज्वालामुखी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर अंडमान के बारे में पूछेगा आपसे, अंडमान के बारे में पूछेगा, और अंडमान के नीचे क्या है आपका? निकोबार। ध्यान रखिएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। सबसे ऊपर की तरफ उत्तरी अंडमान। कौन सा होगा? उत्तरी अंडमान होगा। कौन सा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? क्या होगा? मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के बाद क्या होगा? दक्षिणी अंडमान। क्या होगा? दक्षिणी अंडमान के बाद क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। क्या होगा? लिटिल अंडमान होगा। लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के नीचे क्या हो जाएगा? कार निकोबार। कौन सा? कार निकोबार के नीचे क्या होगा? मध्य निकोबार। क्या होगा? मध्य निकोबार हो जाएगा। मध्य निकोबार। और भैया मध्य निकोबार के नीचे क्या होता है? ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार होगा। अब यहीं से क्वेश्चन करता है कि जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार से क्या करेगा? अलग करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आपके कहने पर, ठीक है। देख लीजिए, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलेंगी। बिल्कुल सही बात है। और पश्चिमी घाट एक सतत घाटी है। समझ रहे हैं ना? सतत एक पर्वत है जिसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं है। महज 3 ऐसा दर्रा है जहां से आप इस तरफ से पार करके उधर जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो क्या होगी? बढ़ेगी। और इसमें दिया है घटेगी, इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट गलत छाट दिया। बाकी 2 स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। आगे बढ़िएगा, आगे लगा लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान हो जाएगा। और यहां से आगे बढ़ेंगे आगे। अच्छा, यहां पे एक बात बताना मुझे, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ये अंडमान के किस हिस्से पर है? किस पर है? किस पर है? ध्यान रखिएगा, पिक कौन सी है? सैडल। क्या नाम है? सैडल। इस बात को भी ध्यान रखना। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। भारत के किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना करे गए थे? अधिनियम कौन सा? सुनिएगा, केंद्र में दिया है ना? अच्छा हाँ, 1935। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा एक मेरी बात को। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन अप्लाई करा गया था कब? 19 के अंदर। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और प्रांतों से हटाकर कहां पे लगाया गया? केंद्र पर लगाया गया। केंद्र पर कब लगाया गया? 1935 में। एक क्वेश्चन यहां से बड़ा जरूरी पूछता है, एक जरूरी सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रश्न दिया था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई किस अधिनियम से?
तो भैया ध्यान रखना, अधिनियम 1935 का, प्रांतों को आजादी दी गई 1935 के अधिनियम से, और प्रांत से हटाकर द्वैध शासन कहां लगा दिया? केंद्र पे लगा दिया 1935 में। और अगला प्रश्न दिया है, लगा लीजिएगा, ठीक उत्तर होगा 1935। और भैया ध्यान रखना, CAG का पद स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल, ये सारा कुछ कब आता है? 1919 के अधिनियम से। और भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पूछेगा तो कब लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम से इसको लाया गया था। और यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, देश के विभाजन का आधार बनी थी। ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना को लाने वाले कौन थे? माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। माउंटबेटन को कब लाया गया था? 3 जून 1900 कब? इसको हम क्या बोलते हैं? अरे 3 जून क्या बोलेंगे? प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और सुनिए, जो माउंटबेटन प्लान था ये यूरोप के किस प्लान का आधार था? ध्यान रखिएगा, इसी तरह का यूरोप में एक प्लान था, यूरोप में एक प्लान इसी तरह का लाया गया था प्लान, और इस प्लान का नाम था बाल्कन प्लान। कौन सा प्लान? बाल्कन प्लान। ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान किस आधार पर लाया गया था? तो बाल्कन प्लान के आधार पर। किस प्लान पर? बाल्कन प्लान के आधार पर इसको लाया गया था, माउंटबेटन प्लान को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे, लगा लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा C। और अगला प्रश्न दिया है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकार किया गया 22 तारीख को। कब? 22 जनवरी 1900 कब? 47। उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, कब लाया गया था? 13 दिसंबर। कब लाया गया था? 1900 कब? 46। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे? पंडित नेहरू। और इसको पारित करा गया था कब? 22 तारीख जनवरी 1947। ध्यान रखिएगा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? तो प्रस्तावना। इसी को क्या कहा गया? प्रस्तावना के नाम से जाना गया, प्रस्तावना। और भैया ध्यान रखना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था? अरे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम दिया था? कौन दिया था? स्वराज दल ने। किस दल ने दिया? स्वराज दल ने। ध्यान रखना भैया, सुनिए, सन 1800 कब? 95 के अंदर। ध्यान रखिएगा, स्वराज दल किसके द्वारा लाया गया था? तिलक द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और इसमें समझिएगा, इसमें सुनिएगा, समझिएगा, संविधान बनाने के लिए, संविधान के लिए पहली बार, कब? पहली बार संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग कब की गई थी? 1800 कब? 95 के अंदर। अब सुनिए, यहीं से सुनिएगा, संविधान की पहली औपचारिक मांग, संविधान बनाने के लिए पहली पूछेगा, पहली औपचारिक मांग। कैसी मांग? पहली औपचारिक मांग। ये पहली औपचारिक मांग कब की गई थी? 1934 में करा गया था। किसने करा था? M.N. राव ने करा था। ध्यान रखिएगा, M.N. राय। ध्यान रखना, M.N. राय, मानवेनाथ राय ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1900 कब? 39 के अंदर। किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1800 कब? 85। बनाने वाले कौन थे? ऑक्टेवियन ओ ह्यूम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पे करी गई थी? ढाका के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे? लखनऊ के अंदर। कहां पर? लखनऊ के अंदर बनाया गया था, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ए, स्वराज दल, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आगे 1885। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना 1885। स्वराज दल 1800 कब? 95। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? समझिए भैया, देखिए, न्याय की बात की गई। किसकी बात की गई? न्याय की बात, चाहे उस सामाजिक हो, कैसा हो? सामाजिक हो, चाहे कैसा हो? आर्थिक हो, चाहे कैसा हो? राजनैतिक हो। ध्यान रखिएगा, इस तरह के न्याय की बात संविधान में 2 जगह पे कहां की गई? तो एक तो प्रस्तावना में। कहां पर?
प्रस्तावना में, दूसरा कहां पे करा गया, भाग 4 के डीपीएसपी में करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, समझिएगा। डीपीएसपी की अगर हम बात करेंगे, डीपीएसपी को संविधान के किस भाग में रखा गया, 4, और इसका उल्लेख संविधान में कहां से कहां तक, भैया ध्यान रखना, 36 से लेकर कहां तक, 51। और डीपीएसपी का विचार हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से कॉपी किया था, स्पेन से। कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से कि फ्रांस से। इस बात का सही उत्तर करिएगा आप लोग, समझिए और सुनिएगा। देखिए दिया है मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, ये अधिकार कहां पे दिया गया, जर्मनी से। ध्यान रखिएगा, ये अधिकार लिख लीजिएगा, कहां से, जर्मनी। और इसी जर्मनी से एक और राइट आया था, ध्यान रखना, आपातकाल। कौन सा, आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया, जर्मनी। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका। और आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी। क्या लिया हमने, डीपीएसपी। और आयरलैंड ने डीपीएसपी को कहां से कॉपी किया था, स्पेन से। और भैया राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में मनोनयन को हमने कहां से लिया, तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से। और इस बात को याद रखिएगा। और एकता, समानता और बंधुता, एकता, समानता और किसका विचार, बंधुता, ये तीनों विचार हमने कहां से लिया, फ्रांस से। आगे बढ़िएगा, उत्तर होगा बी। और अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये आधारित है किस पर, कनाडा पर। किस पर है, कनाडा। संघात्मक विचार, ध्यान रखिएगा, संघात्मक प्रणाली को हमने कहां से लिया, कनाडा से। और संसदात्मक प्रणाली हमने कहां से लिया, भैया ध्यान रखना, संसदात्मक प्रणाली को हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। कहां से, ब्रिटेन से लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से। और प्रश्न करेगा आपसे, सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल, ध्यान रखिएगा, ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, मूल कर्तव्य को तो कर लीजिएगा, कहां से लिया, रूस से लिया। और अमेरिका से पूछेगा आपसे, अमेरिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव हमने कहां से लिया, ध्यान रखिएगा, महाभियोग को हमने कहां से लिया, कर लीजिएगा। ये इतना सारा प्रावधान कहां से आया, अमेरिका। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्या बोल रहे हो भैया, शर्मा क्या बोल रहे हैं, फिर से लिखेंगे तब तो समझ पाएंगे आपकी बात को। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे। अरे सुनिए एक मेरी बात को, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये रिपीट हो जाता है, तो रिवीजन के लिए मात्र रिपीट होता है, ऐसा थोड़ी कि फंडामेंटल राइट आप लोग नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितना भैया ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, संविधान सभा, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा ये बनने के टाइम, कब, बनने के समय कितने लोग शामिल थे, 389। और ध्यान रखिएगा, आजादी के समय कितने थे, 299। और अंतिम बैठक के समय, अंतिम बैठक के समय इसमें कितने लोग थे, 284। कितने लोग थे, 284 लोग थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला देखिए प्रश्न दिया है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, भैया ध्यान रखिएगा, 1900 कब, 9। और ध्यान रखना, मुस्लिम कम्युनिटी को, मुसलमानों को निर्वाचन का आधार दिया गया, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन का आधार दिया गया, आधार 1909 के अधिनियम से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और, मुसलमानों को निर्वाचन का आधार, इसकी मांग कब की गई थी, मांग की गई थी 1908 के अधिवेशन में। कब, 1908 के अधिवेशन में डिमांड इसकी करी गई थी। और अधिवेशन कहां पे हुआ था, अमृतसर के अंदर। कहां पर, अमृतसर के अंदर। अधिवेशन किसका था, मुस्लिम लीग का। किसका अधिवेशन था, मुस्लिम लीग ने अपने लिए सांप्रदायिक पंचायत की मांग किस अधिवेशन में किया था, अमृतसर अधिवेशन। कब हुआ था, 1908 के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमेनियन स्टेटस ये कब मिला था, ध्यान रखना, आजादी के समय, 15 अगस्त
1947 को मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डोमेनियन स्टेटस, डोमेनियन स्टेटस जो है, डोमेनियन स्टेटस, इसकी पहली बार मांग किसने करा था? तो ध्यान रखिएगा, इसकी पहली बार मांग की गई थी, मांग करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। कहां पर? नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग करी गई थी। कब? 1928 में। क्या अंग्रेजों ने माना? नहीं, इसको क्या कर दिया? अस्वीकार किया। अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने अस्वीकार किया तो इन्हीं के बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या मांगा? पूर्ण स्वराज मांग दिया। क्या मांगा? पूर्ण स्वराज मांग दिया, पूर्ण स्वराज। और भैया पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किस नदी के तट से करा गया था? रावी नदी के तट से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कौन सी? तमिल। कौन सी भाषा होगी? तमिल होगी। एक चीज समझेंगे मेरी बात को। देखिए, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल भाषा, ध्यान रखिएगा, क्लासिकल भाषा सुनिएगा। क्लासिकल भाषा भारत सरकार के अनुसार क्लासिकल भाषा की संख्या कितनी होगी? तो भैया ध्यान रखिएगा, 11। कितनी हो जाएगी? 11। और सुनिए, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के अनुसार, एनईपी के अनुसार भाषा कितनी हो जाएगी? तो 9 क्लासिकल भाषाएं। कितनी? 9। ये दोनों डेटा गलत ना होने पाए। और लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत के अनुसार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं कहा गया? एक क्वेश्चन एग्जाम में रहा है 2024 में, एसएससी के एग्जाम में पूछा था। उसमें आंसर था आपका फारसी भाषा को इसमें नहीं रखा गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एनईपी के तहत भाषा कितनी आती है? 9। और भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को कैटेगराइज किया है? 11 भाषा। कितनी भाषा? 11 भाषाओं को। ठीक है, ध्यान रखना, जो क्लासिकल भाषा एनईपी के तहत है, इसमें 6 भाषा तो ऑलरेडी थी, बाकी 3 भाषा क्या किया गया? जोड़ा गया। 3 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। इन जोड़ी गई भाषाओं में पाली के साथ कौन हो जाएगा? प्राकृत। क्या होगा? प्राकृत के साथ क्या हो जाएगा? फारसी। क्या होगा? फारसी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हम बात एनईपी की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनईपी। अब जब यहां पर आएंगे, 6 भाषा ऑलरेडी थी, और कितना जुड़ा इसमें? 5 जुड़ा था। इस बात को भी ध्यान रखना, गलती ना होने पाए, और गलती कीजिएगा भी मत। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? किसको बनाया था? कथकली को। किसको बनाया? कथकली को। और कथकली कहां का हो जाएगा? केरल। कहां का होगा? भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कहां का? केरल का। कथक कहां का? उत्तर भारत। कहां का? सत्रिया कहां का? सत्रिया कहां का? आसाम का। ध्यान रखिएगा। और पूछेगा आपसे, 1 सेकेंड, पूछेगा छऊ कहां का हो जाएगा? छऊ। भैया ध्यान रखना, छऊ कहां का होगा? उड़ीसा। कहां का होगा? उड़ीसा। अभी सुनिए, बोल लिए सब? सुनिए, छऊ जो क्लासिकल डांस है, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों। अब एक समझिएगा, छऊ को जो क्लासिकल डांस की संज्ञा दी गई, क्लासिकल डांस की, ये कहां के लिए दिया गया? तो उड़ीसा के लिए। कहां के लिए दिया गया? उड़ीसा के लिए दिया गया। और इसको हम अर्ध क्लासिकल कहते हैं, सेमी क्लासिकल डांस। क्या बोलेंगे? अर्ध क्लासिकल डांस के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे, हाँ, बंगाल भी होगा, बंगाल भी हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई संपत्तियों पर विचार करिए। भैया समझना इसमें, मेरी बात को सुनिएगा, सुन लीजिएगा। दिया है, उपयुक्त में से कितनी संपत्ति को 2023 में जोड़ा गया था? एक तो 23 में जोड़ा गया था, किसको? फैसल के मंदिर को। और दूसरा किसको जोड़ा गया था? रानी की बाव को। यानी पूछा क्या है आपसे? कितनी? केवल 2। ध्यान रखिएगा, कितनी को तो कर लीजिएगा, केवल 2 ऐसी संपत्तियां। 1 सेकंड, रानी की बाव कर ली है क्या आप लोग? सुनिए, शांति निकेतन और कौन? फैसल मंदिर। कब जोड़ा गया? सन 2023 के अंदर जोड़ा गया। और एक बात और लगे, ध्यान रखना,
होयसल का मंदिर सुनिएगा, यूनेस्को के अंदर 39वीं साइट, 40वीं साइट, 41वीं साइट, 41वीं, 39वीं कौन सी है? रामप्पा। 40वीं कौन सी? कौन सी? 41वीं कौन सी? शांति निकेतन। कौन सी? शांति निकेतन होगा, शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन कौन से नंबर पे है? 41वीं साइट, 41वीं। और आगे बढ़ेंगे, 42वीं साइट कौन सी हो जाएगी? कौन सी? होयसल मंदिर। ये भी कब आती है? सन 2023 के अंदर। कहां दिया है होयसल? कर लीजिएगा इसको, 42वीं साइट। कौन सी? 42वीं साइट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, होयसल हो जाएगा और कौन सा होगा? शांति निकेतन होगा। ठीक है। अभी यूनेस्को के अंदर रिसेंटली यूनेस्को के अंदर किसको जोड़ा गया? सबसे नवीनतम कौन सा? मोईदम। कौन सा? मोईदम कहां पड़ता है? आसाम के अंदर। कहां पर? आसाम के अंदर पड़ता है। और अगला प्रश्न दिया है, इसका ठीक उत्तर क्या होगा? अरे केवल 2। अरे पूछा है ये उपयुक्त में से कितनी? 1 2 3 4, कितनी? 2। इसको नहीं समझ पाए क्या आप लोग? आगे बढ़िएगा। आगे अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करिए। सलारगंज, सोमनाथ, चारबाग, खजुराहो। कौन होगा? खजुराहो टेम्पल। ठीक है, ध्यान रखिएगा और सुनिए, खजुराहो का टेम्पल कहां पर? एमपी के अंदर। चारबाग स्टेशन कहां पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर? यूपी। सलारगंज संग्रहालय कहां पर? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। जो ऑप्शन में हो अपना लगा लीजिएगा। और अगला, सोमनाथ मंदिर कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात। हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा डी। और आगे बढ़िएगा। आगे अगला देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित स्थल कावेरी बेसिन में स्थित है? ध्यान रखना, सुनिए, वायनाड कहां पर है? केरल के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर। कावेरी बेसिन का मतलब कावेरी नदी के आसपास। सत्यमंगलम कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। पापी कोंडा कहां पर है? कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नागरहोल कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। भैया ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 नदियां मुख्यतः, एक गोदावरी, दूसरी कौन सी? कृष्णा। यानी जो पापी कोंडा उद्यान है ये कृष्णा बेसिन में है। कहां पर है? कृष्णा बेसिन में है। कृष्णा बेसिन में हो जाएगा, कृष्णा बेसिन में। और कावेरी बेसिन की बात कर रहे हैं, यानी हमारा दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। 1 और 3 और क्या होगा? 4 हो जाएगा। लगा लीजिएगा, सी सही है। सर पीडीएफ कितने बजे? आज पीडीएफ 2:55 पे अपलोड हो गया था। मुझे 3 बजे के आसपास पीडीएफ नहीं। पीडीएफ कितने बजे अपलोड किए थे? पीडीएफ कितने बजे अपलोड हुआ था? 2:58 पे अपलोड हो गया था। स्टूडेंट भी मतलब आप लोग बहुत अजीब हो यार, है? सुनिएगा, ये कमेंट बंद कर दीजिए ना इन लोग का। अगला देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत आता है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन या सुंदरवन। कौन सा आएगा? नागार्जुन आएगा। एक बात यहां से और ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सुंदरवन कहां पे है जी? ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न करेगा आपसे, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन फेमस है? तो सुंदरवन। रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कार्बेट कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। कहां पर? उत्तराखंड में है। अगला आगे बढ़ जाए। अगला देखिए, प्रश्न दिया है अगला, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच की एक अच्छी कड़ी होने का महत्व रखता है? सत्यमंगलम, नल्लामल्ला, नागरहोल या शेषाचलम। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यमंगलम। क्या होगा? सत्यमंगलम हो जाएगा। लगा लीजिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, ये एक कड़ी का काम करता है कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सत्यमंगलम से क्वेश्चन और बनता है। सत्यमंगलम को ना T+2 का अवार्ड प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, T+2 अवार्ड ये किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो कर लीजिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और भारत का पूछेगा आपसे भारत का पहला T+2 अवार्ड, भारत का पहला T+2 अवार्ड ये किसको प्रदान किया गया? तो कर लीजिएगा ये एक सेकेंड, किसको दिया गया? पीलीभीत को। किसको दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहां पर?
उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। 46 नंबर क्वेश्चन फिर से 46 फिर से लगा दिए, एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन टफ है इसलिए क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी सन 2024 के अंदर पूछा था। ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन टफ इसलिए क्योंकि ये भी यूपीएससी सन 2024 के अंदर पूछा था। आगे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन टफ इसलिए क्योंकि ये भी यूपीएससी 2024 के अंदर था। अब आगे बढ़िएगा। हाँ, अब लगाइए। अब कैसा फील हो रहा है अब? ठीक है, चलिए, यही मजा आना चाहिए। आप लोग को हम एक लेवल तक पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा मेरे साथ स्पीड बढ़ाना होगा। बस स्पीड की शिकायत करेंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे हम ऐसे ही। ठीक है ना। बढ़िएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नवीनतम स्थल कौन सा? अरे थोड़ा सा कैटेगराइज करना सीखो। क्लासिकल डांस में नवीनतम कौन सा? छऊ। कौन सा? छऊ। और पूछेगा आपसे यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में नवीनतम कौन सा? गरबा। क्या होगा? गरबा। गरबा कहां का हो जाएगा? गुजरात का। कहां का होगा? गुजरात का हो जाएगा गरबा। ध्यान रखना। कुंभ मेला कहां पर? 4 स्थान पर। कहां पर? 4 स्थानों पर। 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। हरिद्वार। कहां पर? हरिद्वार। और कहां पर? प्रयाग के बाद कहां पर? कहां पर? उज्जैन के बाद कहां पर? नासिक। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगा है? ये उत्तर से कहां की ओर है? दक्षिण की ओर। ठीक है ना। दुर्गा पूजा कहां का हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में नहीं है? मगही, कन्नड़, ओडिया। कौन से नहीं है? मगही। ध्यान रखिएगा, मगही छोड़कर बाकी सब है। ध्यान रखिएगा। तमिल। ध्यान रखिएगा, तमिल के बाद कौन से? तेलुगु। तमिल, तेलुगु और क्या जोड़ दे इसमें? कौन सा? मलयालम ऑलरेडी है, ओडिया है, कन्नड़ है। इसमें एक भाषा और कौन से? कौन से? संस्कृत। देखिए, मूल रूप से ना यही 6 भाषाएं थी, बाकी जोड़ा गया इसमें 3। तो भाषा किसकी हो गई? एनईपी की। किसकी हो गई? एनईपी। इसमें 5 भाषाएं जुड़ी तो भाषा किसकी हो गई? भारत सरकार की हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को सूची प्रदान किए थे। सही बात है क्या? चंद्रयान 3 शिव शक्ति पर उतारा गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा। पूछा है कौन सा असत्य है? न तो एक न ही 2 असत्य। सुनिए, गलत कर दिए थे। ओ सुनिए, प्रश्न करेगा आपसे। शोर नहीं। प्रश्न देखो, प्रश्न आपसे चंद्रयान फर्स्ट के लिए पूछेगा। चंद्रयान फर्स्ट किस पॉइंट पे उतारा गया था? पॉइंट कौन सा हो जाएगा? क्या बताओगे आप? किस पॉइंट पर? चंद्रयान सेकंड किस पॉइंट पे? तिरंगा। और थर्ड किस पॉइंट पे? शिव शक्ति पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है। अगला। अरे अब तो शांत रहो, गलत हो गया, इस पे पश्चाताप करिए। स्वर काहे कर रहे हैं? अगला देखिए प्रश्न दिया है। ऑपरेशन दोस्त सूखे प्रभावित नाइजीरिया के लिए था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और किसके लिए? तुर्की और किसके लिए? स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन। सही है क्या? ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए। सही है क्या? कौन से सही है? तो ध्यान रखिएगा। 2 और। आगे बढ़िएगा, अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि मिशन दिव्यास के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? डीआरडीओ ने 9 मार्च सन 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। सही बात है क्या? ठीक है। मिशन दिव्यास का नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह भी क्या है? सही है। कौन सा कथन ठीक है? दोनों ठीक है। ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम अगर आपसे पूछ दिया तो ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो क्या नाम होगा चाहिए? क्या नाम होगा? व्हीलर द्वीप इसका पुराना नाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अग्नि 5 ध्यान रखेंगे। अग्नि 5
ठीक है ना। अब सुनिएगा, सुनिए, अगर डीआरडीओ के बारे में आपसे प्रश्न करता है तो भैया डीआरडीओ 1900 कब 58, हेडक्वार्टर कहां पर, और इसके हेड कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, समीर कामत के स्थान पर वी नारायण आ गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये तो इसरो के हैं जी। सुनिए, कौन हो जाएंगे तो कर लीजिएगा समीर, सुनिए समीर कामत बना लीजिएगा इसरो। आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा। एक विद्यार्थी, इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु, सही कर लीजिएगा इसको, न्यू दिल्ली। अब ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़िएगा, देखिए वी नारायण कर लीजिएगा इसरो, और 1969 बना लीजिएगा इसको। ठीक है ना, आगे बढ़ जाइए। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। 5वां है क्या? ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सुधार करिएगा। सुनिए, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान 4था, और ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 5वां। क्या होगा? 5वां, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? गलत होगा। भारत पवन ऊर्जा में 4था और सौर ऊर्जा में क्या हो जाएगा? 5वां। हाँ, यहां ठीक है, लगा लीजिएगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? सही है। हो गया, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला देखिए प्रश्न दिया है कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दिया है? भैया सितवे पोर्ट। कौन सा पोर्ट? सितवे पोर्ट। ध्यान रखिएगा, किस पोर्ट के लिए तो कर लीजिएगा सितवे, और चाबहार पोर्ट की अगर बात करेगा, चाबहार पोर्ट ये भारत द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? भारत द्वारा निर्मित है। भारत ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट दिया है और भारत द्वारा निर्मित है। और कहां पर हो जाएगा तो कर लीजिएगा, ये कहां पर होगा? ईरान में। कहां पर हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, आगे बढ़ जाए ना। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना? किस देश ने? फिलीपींस ने। ध्यान रखिएगा भैया, ब्रह्मोस, ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस। और भारत का ब्रह्मोस से समझौता होता है किसके साथ? तो रूस के साथ। किसके साथ होता है? रूस के साथ भारत और ब्रह्मोस के बीच समझौता होता है। और ब्रह्मोस में भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और रूस की एक नदी कौन सी है? मस्कोवा नदी। इन दो नदियों को जोड़कर नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस रखा गया। और सुनिए एक बात थोड़ा सा आप लोग को इसमें हल्का से इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा अगर गूगल करेंगे तो आप लोग को जवाब अलग मिलेगा। ब्रह्मोस की जो स्पीड है ना, स्पीड ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस की स्पीड ये 350, कितना? 350 किलोमीटर से रेंज शुरू होती है। बाकी मिसाइल की कैटेगरी के आधार पर ये 1500 किलोमीटर स्पीड तक जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट होगा। अब बढ़िएगा आगे बढ़िएगा। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच है? भारत और कौन शामिल है? उज्बेकिस्तान शामिल होगा। इस बात को ध्यान रखना, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, इंडोनेशिया 76 रिपब्लिक में बोला गया था। अब राहुल कुमार एक मेरी बात सुनो, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप लोग करंट पढ़ा करिए, थोड़ा सा पीछे आके पढ़ा करिए और थोड़ा सा आगे जाके पढ़ा करिए, समझ रहे हो? देखो पूछा हुआ है इसमें कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से प्राप्त करना शुरू कर दिया है फिलीपींस ने। अभी तो कहा गया है कि इंडोनेशिया के साथ भी हम शेयर करेंगे ब्रह्मोस का निर्यात और आयात। आगे बढ़िएगा, ये हो गया। आगे बढ़िएगा। अगला देखिए दिया, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौता। फ्रांस होगा, गलत है। फ्रांस की जगह क्या होगा? रूस हो जाएगा। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक मिसाइल, 3 चरण है क्या इसमें? द्विचरण मिसाइल है। कैसी है? द्विचरणों वाली मिसाइल है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है? गलत है। भारत ने इसकी रेंज 450, अभी क्लियर कर रहे थे, 450 नहीं बल्कि कितना? 350 से बढ़ाकर कितना? 1500 लगभग किलोमीटर तक कर दिया है। इस बात को ध्यान रखना, ये डाटा करंट का डाटा, इस बात को याद रखिएगा। यानी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कौन सा सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपना डाटा करंट का आप लोग ठीक रखा करिए। आके कमेंट में बहस करते हैं। आगे बढ़िएगा अगला देखिएगा, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम मामले में सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है?
मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम, कोच्चिन या पारादीप? ठीक उत्तर क्या होगा? पारादीप पोर्ट। कौन सा? पारादीप पोर्ट। कार्गो वॉल्यूम के लिए पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। कार्गो वॉल्यूम, कार्गो वॉल्यूम पोर्ट पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पारादीप पोर्ट। और भैया ये पोर्ट कहां का है? उड़ीसा। कहां का पोर्ट है? उड़ीसा। विशाखापत्तनम कहां का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे गहरा, सबसे गहरा पूछेगा आपसे, सबसे गहरा और कैसा है? प्राकृतिक है। सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट कौन सा हो जाएगा? विशाखापत्तनम होगा। और कोच्चिन पोर्ट कहां पर है? केरल। कहां पर? केरल। पूछेगा आपसे अरब सागर की रानी हम किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहा गया? कोच्चिन पोर्ट को। मुंबई पोर्ट कहां पे है? तो कर लीजिएगा महाराष्ट्र। मुंबई में एक और पोर्ट है नाहवा सेवा। कौन सा? नाहवा सेवा। नाहवा सेवा, ध्यान रखिएगा। और भैया ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा कि मुंबई के अंदर भारत का एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वाधवान। क्या बोलेंगे? वाधवान पोर्ट। नाम हो जाएगा उसका वाधवान। लिख लीजिएगा, 14वां बड़ा पोर्ट होगा और नाम होगा वाधवान। क्या होगा? वाधवान पोर्ट होगा। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अभी नवीनतम बनने जा रहा पोर्ट है। और अगला प्रश्न दिया है, अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 180 देशों में 159 स्थान पे भारत रहा है। सही बात है क्या? सही है। इसे रिपोर्ट ऑफ विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे था। इरिट्रिया सूची में कहां है? नीचे हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा 1, 2 और क्या होगा? 3 हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? किसको? अमिताभ बच्चन को। सुनिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कौन सा स्टेट प्रदान करता है? एमपी। कौन सा स्टेट? एमपी स्टेट। और इसमें पहला अवार्ड फर्स्ट नंबर का किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। और जो दूसरा अवार्ड था ये किसको प्रदान किया गया? आशा भोसले को। किसको दिया गया? आशा भोसले को। और जो तीसरा अवार्ड था किसको प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। और ये 3rd नंबर का अवार्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा अवार्ड हो जाएगा, तीसरा। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है कि रेमल चक्रवात, रेमल चक्रवात के बारे में कल आपको हम बता रहे थे, ध्यान रखिएगा। रेमल चक्रवात पूर्वोत्तर तट पे, कहां पर? पूर्वोत्तर। और इस रेमल का नामकरण किसने किया? रेमल का, भैया ध्यान रखना, किसने किया? ओमान ने किया। कौन किया? ओमान। अभी हम हाल ही में बता रहे थे, टाइफून आया था, टाइफून। इस टाइफून का नाम क्या था? यागी। क्या नाम रखा गया? यागी। यागी नामक टाइफून, ध्यान रखिएगा, यागी नामक टाइफून, ध्यान रखिएगा, यागी नामक टाइफून के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया। नाम क्या हो जाएगा? सद्भाव। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका निर्माण किस संगठन? डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ कहां का हो जाएगा? भारत का संगठन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रुद्रम सेकंड पूछेगा भारत की सेकंड नंबर की, सेकंड स्वदेशी एंटी रेडिएशन, कैसी मिसाइल है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल स्वदेशी कौन सी हो जाएगी? रुद्रम। और ध्यान रखना, इसी रुद्रम की एक पहली खेप भी बनाई गई थी, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम फर्स्ट, ध्यान रखना, ये पहली स्वदेशी मिसाइल, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाएगी रुद्रम फर्स्ट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि सेला सुरंग के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है और 13,000 फीट ऊंचाई पे अवस्थित है। एक चीज समझिएगा, हाँ ठीक है, सही है, अच्छी बात है, समझिएगा। देखिए गूगल करने वालों, इसका उत्तर 13,500 भी आता है, ठीक है ना। अब गूगल करके मेरे सर पे मत चढ़ना, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी, ध्यान रखिएगा, बीआरओ नहीं, ध्यान रखिएगा, बीआरओ, एक सेकंड सुनिएगा, इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। बीआरओ द्वारा करा गया था क्या? ध्यान रखना, इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, निर्माण, अच्छा ठीक है, बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में करा गया। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट ये भी क्या है, ठीक है, यानी एक और दोनों क्या हो जाएगा, ठीक। 13,500 पे कभी कंफ्लिक्ट आप लोग मत करिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। खबर में इसलिए रहा था
क्योंकि एक तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, और दूसरी बात इसको अवार्ड दिया गया था। क्यों? कौन सा? T+2 वाला अवार्ड इसको प्रदान किया गया था। इस बात को ध्यान रखना, तमिलनाडु। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला दिया है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स का आयोजन निम्नलिखित में से जिमेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। गलत है क्या? सुनिएगा, सुन लीजिएगा, हाँ सुन लीजिएगा, सुनिए। जिमेक्स का जो आयोजन था, जिमेक्स का आयोजन ध्यान रखिएगा। जिमेक्स का आयोजन ये कहां पर करा गया? तो ये जापान के पास, यानी कि कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा। यानी स्टेटमेंट हमारा एक क्या है? ये गलत हो जाएगा। और 10वां नहीं बल्कि कौन सा है भैया? 8वां है। क्या है? 8वां संस्करण है। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्या दिया है? सत्य कथन का चयन करिए। ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। अब एक चीज समझना, एक चीज समझिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये युकोसोमा द्वीप पर, कहां पर? युकोसोमा द्वीप। ध्यान रखिएगा, युकोसोमा द्वीप हो जाएगा, द्वीप पर इसका आयोजन करा गया। और ये कहां का द्वीप हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, जापान का होगा। ठीक है। और आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है कि G50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन अपुलिया इटली के अंदर किया गया। सही बात है क्या? अपुलिया इटली में करा गया। नहीं सही है क्या? ध्यान रखना, दो शहर चयनित किए गए थे। एक तो मिलान और दूसरा कौन सा? अपुलिया। ध्यान रखना, पहला शहर और दूसरा शहर। स्टेटमेंट क्या है? सही। G7 के सदस्य में भारत भी एक देश है। भारत है क्या भैया? ध्यान रखिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। और G7 का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित करा गया था। इस बात का ध्यान रखना। और कौन सा कथन सही होगा? तो 1 और 3 सही हो जाएगा। G7 से एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, G7 से एक बात ध्यान रखिएगा। G7 से समझिए, देखिए G7 के बारे में अगर पूछता है आपसे G7 और देश के बारे में पूछता है तो ध्यान रखिएगा जी जाजी। ध्यान रखिएगा, जी जाजी। कई बार फ्रांस और अमेरिका गए, फ्रांस और अमेरिका गए। अगर जो ये बात जाना होगा शायद उसका उत्तर सही होगा। ध्यान रखिएगा, जापान। कहा? क्या लिखेंगे? जापान। फिर ज से क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। फिर क से क्या हो जाएगा? कनाडा। ई से क्या हो जाएगा? इटली। बाकी फ्रांस और कौन सा? अमेरिका। और ब से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन होगा। ठीक है। रूस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन रूस यहां से क्या हो गया? हट गया। ध्यान रखिएगा, सन 2015 के अंदर रूस की सदस्यता यहां से क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़े ना यहां से। आगे बढ़ जाए। अगला देखिए, प्रश्न दिया है अगला। हाँ बोलिए। सेला सुरंग पे आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा। आगे बढ़िएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। सही बात है क्या? लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। ये हो जाएगा सही। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। सही है क्या? अरे सब कहां चुने गए थे निर्विरोध? ओम बिरला 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे नंबर के अध्यक्ष। अच्छा एक चीज सुनिएगा, तो सुनिए एक चीज सुनिएगा ना, थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा, समझिए। देखिए स्वतंत्र भारत में पूछा है, स्वतंत्र भारत यानी आजादी के बाद की, यानी 47 के बाद की बात कर रहा है। और भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष लगभग निर्विरोध थे। ध्यान रखना इस बात को। और आगे दिया है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। ये बात भी ध्यान रखना, ये भी सही अपने आप में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 का 1 की 95 का 1? 95 का 1। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पूछा है कितने सही हैं, तो केवल 3 सही हैं। बना लीजिएगा। और ये स्वतंत्र अगर शब्द हटा देगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट अपने आप में। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक ये आयोजित करने का प्रस्ताव कहां पर? भारत मंडपम के अंदर। ध्यान रखना, बाकी यूनेस्को के बारे में पूरी कहानी हमने सुना रखा है आपको। ठीक है ना? यूनेस्को कर लीजिएगा। यूनेस्को स्थापना कब होती? 1945। हेडक्वार्टर कहां पे? आगे बढ़िएगा।
आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। देखिए भारत और मंगोलिया के बीच तो हुआ, लेकिन इसको द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय कहा गया। क्या बोला गया? बहुपक्षीय इसलिए कहा गया क्योंकि और भी देशों के शामिल होने की संभावना इसमें है। स्टेटमेंट एक गलत है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन रहा था बीपीएससी में ना, बीपीएससी में था ये क्वेश्चन था। आगे बढ़िएगा। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। अरे इसी का तो विरोध किया गया था, ध्यान रखिएगा। चर्बी लगे कारतूस का इसमें प्रयोग किया जाता था। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला क्या दिया है? अरे ठीक तो है, जिस नई राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या है? एनफील्ड राइफल। अब हम खुद ही धीरे कराते हैं, सब तेज कराने में ना। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? कौन सी झील है? लोकटक झील मीठे पानी की बड़ी पूछ रखा है। क्या पूछा है? बड़ी। लोकटक कहां पे हो जाएगा? मणिपुर के अंदर। बुलर झील कहां पर? चिल्का कहां पर? और भैया डल झील कहां पर? ठीक है ना। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा, कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन देता है? राज्यों का राज्यपाल देगा, लगा लीजिएगा। और सुनिए, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन सन 1951 के अंदर, सुनिएगा, सन 1951 के अंदर कहां पर लगाया गया? कहां पर? पंजाब में, पंजाब के अंदर। और सन 1956 में कहां पर लगाया गया? तो कर लीजिएगा कहां पर? केरल के अंदर। हाँ अब सुनो जरा, देखो यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? पहली बार लोकतांत्रिक आधार पे, किस आधार पे? पहली बार लोकतांत्रिक आधार पे, किस आधार पे? लोकतांत्रिक आधार पर, पहली बार लोकतांत्रिक आधार पर राष्ट्रपति शासन ये लगा केरल के अंदर। और लोकतांत्रिक शब्द हटाकर खाली पहली बार पूछ दे आपसे, खाली पहली बार राष्ट्रपति शासन अगर पूछ दे, राष्ट्रपति शासन ये कहां पर लगाया गया? तो कर लीजिएगा पंजाब के अंदर। एक चीज समझा करिए आप लोग, क्वेश्चन डिबेट करने लायक इसलिए होते हैं, चाहे सुबह का टेस्ट हो चाहे ये वाला टेस्ट हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट के होते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। अब ट्रैक से हट के होने का मतलब इस पे डिबेट होना जनरली होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि हर एग्जाम में 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिबेटिव होते हैं। लगेगा कि ये है लेकिन होगा उसका आंसर कुछ अलग ही, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम से निकाले गए, जैसे एक बीपीएससी एग्जाम से, 1 साल के एग्जाम से, 2024 के एग्जाम से 3 क्वेश्चन, यूपीपीएससी के एग्जाम से 1 साल से 2 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड है, खुद का अपना एक लेवल है, समझ रहे हैं ना। और जब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड होते हैं तो उसके आंसर में थोड़ा सा संभावना होती है, समझ रहे हैं। अब इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए आंसर करते समय एकदम चौकन्ना होकर आंसर करा करिए, थोड़ा सा डिफरेंट केवल छोड़ेगा। क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कौन सा होगा? तारापुर 1972, यही डेट है ना, 1972 कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, 1972 महाराष्ट्र। समझिए थोड़ा सा फर्क डाटा का हिस्ट्री में इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या के जो एनसीईआरटी है ना उसके राइटर जो है डेटा अपने हिसाब से मेंशन किए हैं। कभी डेटा देखते हैं 1924 का 25 हो जाएगा, कभी 17 का 18, जैसे आप लोग विवेक देवराय समिति पढ़ते हैं, हम तो डेटा 16 बताएंगे, अब उसी में कोई स्टूडेंट कहता है कि सर 17 बताओ, समझ रहे हैं ना। अब 16-17 का डाटा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ के एनसीईआरटी में 2016 लिखा है, हो सकता है आपके यहाँ के एनसीईआरटी में 2017 लिखा हो, थोड़ा सा फर्क है इसी का, ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा इसको, तारापुर हो गया, तारापुर कहां है? महाराष्ट्र। नरौरा कहां पे है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का पहला। और राणा प्रताप सागर आपसे पूछेगा तो कर लीजिएगा कहां पर? राजस्थान। और कलपक्कम पूछेगा तो कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा होगा? तो कर लीजिएगा कौन सा होगा? कुडनकुल्लम। कौन सा होगा? कुडनकुल्लम संयंत्र। कहां पर है ये?
तमिलनाडु के अंदर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है। भैया ध्यान रखना, विधान परिषद का आकार विधानसभा का 1/3 कितना होना चाहिए? विधानसभा का 1/3। अगर 1/3 ना पूछ के अगर संख्या पूछे ना, तो संख्या 40 के लगभग आसपास, ध्यान रखिएगा 40 के आसपास, 100 पर 40, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, आधे से अधिक पूछ रखा है, दे दिया है। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, गलत बात है भैया। जो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का अध्यक्ष, ये सदस्यों में से ही चुना जाता है। किसमें से? सदस्यों में से ही चुना जाता है विधान परिषद का अध्यक्ष। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी स्टेटमेंट दोनों क्या है? गलत है। कौन सा सही है? तो न तो एक सही है, न ही दो सही है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और अगला देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं? किसको जानेंगे? प्रोटीन को जानते हैं। ध्यान रखना भैया, प्रोटीन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल फूड होता है प्रोटीन। और प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है? पाचन, तो ध्यान रखिएगा कहां से? आमाशय से। और इसका पूर्णतः पाचन कहां पे होता है? कर लीजिएगा, छोटी आंत के अंदर। कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर इसका पूर्णतः पाचन। और वसा पूछेगा भैया, वसा का जो पाचन है, पाचन, ये भी कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। कहां पर? छोटी आंत के अंदर। वसा भी एक प्रकार का जटिल भोजन होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे सिंपल फूड हम किसको कहते हैं? सबसे सिंपल फूड कहा जाता है, सिंपल फूड, यानी सामान्य खाना कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। और इसका पाचन शुरू कहां से होता है? मुंह से। कहां से? मुंह से शुरू होगा। और अंतिम रूप से इसका पाचन कहां पर होता है? कर लीजिएगा, छोटी आंत के अंदर। कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटी आंत के अंदर होगा। सुनिएगा, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बोर्ड पीडीएफ दे दिया करिए। समझिए, अगर आप लोग टाइपिंग छोड़कर अगर पेन उठा लीजिए इस दिन, तो ये पूरा लिख डालेंगे आप लोग। और ऑनलाइन वालों को तो ऑप्शन है ना, जितनी बार आप लोग देखिए ना, काहे परेशान होते हुए इतना? ये सब स्टूडेंट खाली बस बगावत करता है किसी चीज का, ठीक है ना। बैच में ज्वाइन होने से पहले उसका पता करना होता है कि बैच में किस तरह की क्लास चलेगी, क्वेश्चन कितना होगा, क्या होगा। आंख बंद करेगा, आके बैच ज्वाइन कर लेगा। आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया, अगला, मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे, ध्यान रखिएगा, राजगीर, गिरिब्रज या फिर इसी को राजगीर दिया है क्या? राजगीर पहले से, अच्छा ठीक है। राजगृह भी कहा गया। क्या कहा गया? राजगृह भी कहा गया। इसके 2-3 नाम है, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। और अंग की राजधानी कहां पे हो जाएगी? तो चंपा, एक प्रकार का महाजनपद। और पाटलिपुत्र आप लोग को पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगला प्रश्न दिया, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां गंगा और सोन के मगध से होकर बहती थी इसलिए, या मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा होता था इसलिए, या इस क्षेत्र में लौह अयस्क की क्या है? खदानें हैं। सभी क्या हो जाएगा अपने आप में? अरे सब सही है, सब सही है। अरे अमन कुमार सिंह कहे? अमन कुमार सिंह कह रहे हैं सर आप श्राप दे दिए हमें। साहब हम ऐसा नहीं बोले हैं, समझ रहे हैं, आप गुस्सा करते हुए अच्छे नहीं लगे। सुनिए, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, समझिएगा। देखिए, एक तो 500 रुपए आपसे फीस ली जा रही है, समझिए, एक जेन्युइन बात समझिएगा। ₹250 है, अच्छा। ऑनलाइन वालों, एक तो ₹250 आपसे पैसा लिया जा रहा है। भैया आपको हम करंट अफेयर पूरा पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, संस्थान का नोट्स पढ़ाया जा रहा है। और ये समझ रहे हैं आपके सिलेबस को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। अब क्या चाहोगे? टीचर की जान ले आप लोग? आगे बढ़ो। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया 74वां संशोधन, कौन सा? 74वां संशोधन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण। एक चीज सुनिएगा, मैंने एक बात बताया था ना, डी फॉर दबे कुचले। दबे कुचलों को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। कर लेंगे अब। देखिए कितना आसान था। डी फॉर क्या है? बिल्ड। बिल्ड मीन्स क्या है? गठन।
यानी पंचायत का गठन। किसका गठन? पंचायत के गठन की बात की गई। और सी फॉर क्या है? संरचना, यानी पंचायत की क्या हो जाएगी? पंचायत की संरचना। किसकी संरचना? तो पंचायत की संरचना। और ए फॉर क्या है? असेंबली। क्या हो जाएगा? असेंबली माने क्या है? सभा, यानी ग्राम सभा की बात कहां पे करी गई? तो कर लीजिएगा 243 के ए में करी गई। ई वाला क्वेश्चन तो आसान था आप लोग के लिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया गया? तो अभी बता रहे थे आपको ना, कौन सा? वाधवान। कहां पर? हाँ, महाराष्ट्र के अंदर। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होते हैं? धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना या कुड़प्पा? एक चीज सुनिएगा, देखिए हीरा के लिए पूछ रखा है हीरा, ये किस चट्टान से? कुड़प्पा। खास करके देखिए हीरा के लिए पूछा है हीरा। हीरा जो है हीरा ध्यान रखिएगा पन्ना की खान से। कहां से? पन्ना की खान। और जो मेनली मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना की खान है ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछेगा खनिज सर्वाधिक ये किस चट्टान में हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा धारवाड़ में हो जाएंगे। और कोयला सर्वाधिक कहां पर होता है? कोयला। तो भैया क्या बताओगे आप? गोंडवाना। और सबसे नवीनतम श्रेणी की चट्टान कौन सी हो जाए? नवीनतम, पुरातन, सबसे पुरातन श्रेणी की चट्टान कौन सी है? आर्कियन। सबसे नवीनतम कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना। और आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, भारत में कोयला भंडारण के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात, पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 80% कोयला बिटुमिनस। भैया ध्यान रखिएगा, नॉन कोकिंग और बिटुमिनस कोयला ही मुख्यतः भारत में होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन अपने आप में क्या है? ठीक है। भारत में एंथ्रासाइड भी है क्या? ध्यान रखिएगा, भारत में एंथ्रासाइड भी है, एंथ्रासाइड। और ध्यान रखिएगा 2%। कहां पर? कारगिल। किस इलाके में? कारगिल वाले इलाके में। ध्यान रखिएगा इस बात को। और आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? कर लीजिएगा मृत्यु का। क्या है? मृत्यु का। और ध्यान रखना स्तूप से ध्यान रखिएगा, स्तूप से ध्यान रखिएगा 2 स्तूप, एक तो सांची का, कौन सा? सांची का। और एक स्तूप और ध्यान रखिएगा धर्मराजी का। कौन सा? धर्मराजी का। ये दोनों स्तूप अपने आप में बहुत जरूरी हैं। सांची का स्तूप कहां पर? एमपी के अंदर। कहां पर? एमपी के अंदर पड़ता है आपका सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर पड़ेगा आपका सांची का स्तूप। ध्यान रखिएगा एमपी के अंदर। एमपी में कहां पर? रायसेन जिले में। कहां पर? रायसेन जिले में। और धर्मराजी का कहां पर है? वाराणसी के अंदर। कहां पर? वाराणसी के अंदर पड़ेगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है जन आरोग्य योजना। बताए थे ना आपको, जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से आवश्यकता होने पर सभी लोग और सूचीबद्ध किए निजी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा को उपलब्ध कराएगी। सही बात है क्या? ध्यान रखिएगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हो, लगभग हर जगह पे जो सिलेक्टेड अस्पताल है वहां पे इस तरह के कार्ड, जन आरोग्य के तहत एक कार्ड दिए गए थे। आप लोग को पता होगा कार्ड का नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान कार्ड। कौन सा? आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किए गए थे। इस कार्ड का प्रयोग आप सरकारी प्राइवेट दोनों जगह कर सकते हैं। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुकरण सेवाओं में नकदी रहित और कागज रहित अभियान है। ध्यान रखना, पैसा नहीं देना होगा आपको और किसी प्रकार के किसी कागज पत्र की जरूरत नहीं होती है, डिजिटल कार्ड होता है। ध्यान रखना, यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपया, लाख ही है नहीं, ये 50 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओफो, ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा, कितना बीमा कवर कराया जाएगा? 5 लाख रुपया तक का क्या देगा? ये बीमा कवर देगा। ध्यान रखना, ये दरअसल ना क्वेश्चन में 5 लाख ही था, ये बढ़ गया 1 0। स्टेटमेंट क्या है? गलत ही रखेंगे। मैच करेगा कि नहीं? उत्तर गलत रखने पर नहीं मैच करेगा ना? अच्छा ठीक है, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़िएगा आगे। पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल, गलत बात है भैया, हर तरह के रोग इसमें शामिल है, चाहे रोग 20 साल पहले का हो चाहे आज का हो। लगा लीजिएगा उत्तर क्या होगा? 1 2 और 3 हो जाएगा। उत्तर मैच नहीं कर रहा था 1 2, अच्छा नहीं कर रहा था। आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सही बात है क्या? कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है ना? बात सही है भैया, जरूर बात सही है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोशिका क्या है? संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई है, क्योंकि कोशिका में ओवा जुड़ेगा किससे?
स्पर्म। स्पर्म जुड़ता है किससे? ओवा से। और क्या बनता है? जाइगोट से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। क्या बनेंगे? ऑर्गन से क्या बनेंगे? ऑर्गन। सिस्टम से क्या बनता है? पूरी। आगे बढ़िएगा। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंगक होता है। अच्छा, इसको आप लोग ठीक लगा लीजिएगा, सही होगा, लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात सुनिए, सुनिए मेरी बात को सुनिए। कोशिका में ध्यान रखिएगा, कोशिका में सबसे बड़ा अंगक, सबसे बड़ा जो अंगक होता है, अंगक, एक चीज समझिएगा, जो हरित लवक होता है ये किस कोशिका में होता है? प्लांट में होता है। कहां पर? प्लांट में। और ध्यान रखना, खाली कोशिका पूछेगा, प्लांट ना लगा के पूछेगा, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक। और सेकेंड बड़ा जो अंग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में क्या है? बड़ा ही है। ध्यान रखना, इसलिए स्टेटमेंट एक क्या है? सही है। लवक को कोशिका का रसोई घर कहा गया, ये भी सही है। गाल्जिकाय अड़ुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर है, ये भी सही है। 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग गलत मत करिएगा, पहले वाले को, पहला स्टेटमेंट गलत मत करिएगा आप लोग इस बात को, इसलिए तो मैंने डिफाइन करके बताया। अरे हमारे एनिमल कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंगक कौन है? केंद्रक। और सेकंड बड़ा अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी दोनों अपने आप में क्या है? बड़े हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इस सेंस में उत्तर क्या है आपका? ए है। अगर नाम लिख देता प्लांट कोशिका तो आप उत्तर क्या लगाते? लवक ढूंढते। फिर आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली, पैलेट कण कहां पे? ध्यान रखिएगा, यही क्या है आपका? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया था? कौन दिया था? और भैया ध्यान रखना, डीएनए की खोज पूछेगा तो फ्रेडरिक मिसर। कौन किया है? फ्रेडरिक मिसर द्वारा डीएनए की खोज करी गई। और इसका डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? तो ध्यान रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल अगर पूछेगा वाटसन और क्रिक ने। ध्यान रखना, डीएनए जो होता है ऐसे डबल धागा, हेलिक्स माने धागा, डीएनए का धागा कैसा होता है? डबल होता है। ध्यान रखना, अगर डबल धागा है तो क्या बोलेंगे? डीएनए। और धागा सिंगल है तो आप क्या बोलेंगे? सिंगल हेलिक्स कौन होता है? आरएनए। क्या हो जाएगा? आरएनए होगा। आरएनए अपने आप में क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, लेक्राइमल ग्लैंड आंसू निकालती है। क्या निकालेगी? आंसू। और कहां पर होती है? आंख में। कहां पर? आंख में इसकी अवस्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, सीबम ग्रंथि क्या निकालती है जी? क्या निकालेगी? पसीना की ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, एक तरह से ना सीबम को समझिएगा ना, ये सीबम ग्रंथि कहां पे होती है? नाक के अंदर होती है। और म्यूकस आपसे ध्यान रखना, ये म्यूकस कहां पे हो जाएगी? म्यूकस। ध्यान रखना, म्यूकस को आप सुनिए, ये जो म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस की लेयर ऐसे देखें आप लोग अमाशय, ठीक है ना? अमाशय पर जो ये दीवार होती है ना, भीतरी दीवार, ध्यान रखना, इसके भीतरी दीवार में जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? म्यूकस। ये HCl से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। यानी मेन एसिड से हमारी क्या करेगी? रक्षा। और भैया पसीने की ग्रंथि को हम स्वेद कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्वेद ग्रंथि कहेंगे। आगे बढ़ जाइएगा। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, दिया है पीलिया या ज्वाइंटिस, हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होंगे? यकृत। कौन से होते हैं? यकृत होते हैं। ध्यान रखिएगा, यकृत। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा पूछेगा आपसे, शरीर का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो भैया ध्यान रखिएगा, कौन होगा? यकृत। और बहिर्स्रावी शब्द अगर हटा के भी पूछ दे तो भी कौन सा होगा? यकृत होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दे रखा है अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त और अच्छा अस्तित्व का पता किसने लगाया था? ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचे, अब से लिखिएगा ईटा पर नाचे मोर। ध्यान रखिएगा, देखिए ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, खोज करने वाले कौन है? थॉमसन। प से हो गया आपका प्रोटॉन, क्या होगा? प्रोटॉन। खोज करने वाले कौन है? रदरफोर्ड। और ना से क्या हो गया? ढूंढने वाले कौन है? चैडविक। और म से क्या हो गया? मैडम क्यूरी। क्या हो गया? मैडम क्यूरी ने क्या ढूंढा था?
रेडियम। क्या ढूंढा? रेडियम ढूंढा इस बात को। अरे ईटा इलेक्ट्रॉन थॉम्सन, ध्यान रखिएगा। ये लिख रहे हैं क्या ये सब? अरे जीवन में पहली बार सामने आया है। हाँ तो आगे बढ़िए ना, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि रक्त परिसंचरण में, रक्त में तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, सोडियम 24। किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? दूध का खट्टा होना है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पचना, जल का उबलना क्या है? भौतिक है। फलों का पकना क्या है? ईंधन का जलना, यानी तीन छोड़ के सब है। आगे बढ़िएगा, आगे आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है, कथनों पर विचार, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। भैया ध्यान रखना, अधातु जो होते हैं, अधातु, अधातु जो होते हैं अधातु, ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि अधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, ऋणायन होने के कारण ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए वे क्या है? आक्सीकरण है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो क्या है? अवकारक है। लगा लीजिएगा कौन सा सही है? दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, अगला प्रश्न दिया है, खगोलीय इकाई किसके बीच है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी, और इसका मापन जो कहलाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या बोलेंगे? लाइट ईयर का नाम देते हैं प्रकाश वर्ष। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। क्या होगा? 15 मीटर होगा, मीटर। और अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी और निजी तत्वों का प्रभाव? इसको समझिएगा, कौन सा? पूंजीवादी। अब सुनिएगा, देखिए उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी के साथ कौन मिला है आपका? निजी मिला है। ध्यान रखिएगा, उदारवादी और निजी, उदारवादी के साथ निजी मिले तो अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। और इसी उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ अगर क्या मिल जाए? समाजवादी मिले। क्या मिल जाए? समाजवादी या सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप हो जाए तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित कहेंगे। यही तो समझाने का प्रयास सुबह में कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। व्यष्टि और समष्टि दो अलग शाखा है, ठीक बात है क्या? सही है, दो अलग शाखाएं, और सास की दोनों शाखाएं एक दूसरे से रिलेट नहीं है। नहीं है क्या? गलत बात है भैया, एक दूसरे की क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे की क्या है? पूरक। सत्य कथन छांटना था, केवल एक सही है। और अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्लास में अभी जाएंगे तो नहीं, 19 क्वेश्चन सर का बचा हुआ है ना, ठीक है, सर ही कराएंगे उसको, ठीक है। अरे कहां पीछे देखने लगे। दिया है आपका, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? भैया ध्यान रखना, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उभरती हुई है क्या? विकासशील है क्या? अल्पविकसित है? एक और क्या होगा? एक और क्या होगा? दो होगा। पहले नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, एक बार सर से जानकारी ले लेते हैं। शोर कहां करते हैं आप लोग? एक नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अरे हम नहीं, अरे कम से कम क्वेश्चन तो लगा दें। कितना मेरे ऊपर सब डाउट करता है। सर ने आने के लिए बोला हुआ था, कहें अब मुझे आप लोग झूठा ठहरा दोगे। हेलो, अरे सर क्या करें क्लास को? थोड़ा धैर्य रखिए ना, धैर्य काहे नहीं रखते हैं आप लोग किसी भी चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक सुनिए, तब तक तो कर सकते हैं ना आप लोग आंसर, जब तक सर नहीं आते हैं। अरे आप लोग के लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट है, वो सर ही करेंगे, हम नहीं कर सकते यहां से, समझ रहे हैं ना इसको? सुनिए क्वेश्चन नंबर एक, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी?
कौन नहीं दिया था? अलीवर्दी खान ने नहीं दिया था। लगाइएगा, लगाइएगा। हो गया, हो गया। अभी सब मेरे ऊपर शक करेगा, मुझे पता है। ऐसा नहीं करना है, सुनिएगा, सर का ही आदेश था इस तरह का। आगे बढ़िएगा ना। आगे, ब्लैक होल की घटना सिराज के टाइम होती है और 20 जून 1956 में होती है, सही बात है क्या? इस घटना का उल्लेख हालवेल ने किया था, ध्यान रखिएगा, लगा लीजिएगा। और आगे बढ़िएगा, आगे आगे बढ़िएगा। देखिए समय का अभाव है, नहीं तो रुक कर सर का वेट कर लिया जाता। फिलहाल हम लगाते हैं, सर आएंगे तो जो भी सूचना होगी आप लोग को, आगे छुट्टी की सूचना और इस कोर्स से रिलेटेड कुछ सूचना आप लोग को सर देंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। अगला देखिए प्रश्न दिया है, बंगाल के नवाबों का सही अनुक्रम क्या है? ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाबों के सही अनुक्रम में सबसे पहले कौन आया था? सुजाउद्दीन था ना। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज आया था, उसके बाद कौन आया था? उसके बाद कौन आया? मीर कासिम, यानी कि 4 लगा लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है आपका 3, 1, 2 और 4। ध्यान रखिएगा, 3, 1, 2 और कौन होगा? 4 होगा। भैया ध्यान रखना, सिराज के बाद वाला ध्यान रखिएगा। सिराज के बाद लाया गया किसको? जाफर को। किसको लाया गया? जाफर के बाद कौन आया? कासिम। कासिम के बाद फिर कौन आया? फिर जाफर आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल में, कौन? हैदर अली। ध्यान रखिएगा, हैदर अली को पता था कि अंग्रेज उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, पहले से अलर्ट हो गया और इसने क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार बनाया डिंडीगुल। कहां पर? किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सुनिए, सुनिएगा, सुनिए 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 सुनिए, सर ना आ रहे हैं और क्लास लेंगे। सुनिए, 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हम लोग क्या करें? 5 क्वेश्चन करा दें। चलिए आगे बढ़िएगा, रहने दें, करा दें, ठीक है। चलिए, ये आप लोग कर रहे हो, देखो हम अपने मर्जी से नहीं, सर कुछ कहेंगे तो हम बोल देंगे यही सब बोला था मुझे। चलिए चलिए सुनिएगा, लिख, अरे आराम से ही कराते हैं। गुरु अर्जुन देव और कौन? तेग बहादुर। लगा लीजिएगा, कौन सा सही होगा? 2 और, अरे 2 और 4 क्या हो जाएगा? ठीक उत्तर हो जाएगा। अर्जुन देव की बात करेगा भैया, ध्यान रखिएगा, ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। और हत्या किसने करा था? जहांगीर द्वारा क्या करी गई थी? हत्या करी गई। और सिखों के 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा, तेग बहादुर। हत्या किसने करा था? औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने। यहां तक तो ठीक था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो औरंगजेब ने भले 9वें गुरु को मारा था, लेकिन अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब इतना बुरी मौत मरा था, कहते हैं कि मराठों से लड़ते लड़ते युद्ध में परास्त होकर इसकी मृत्यु हो गई, बीमारी से ग्रसित हो गया और मृत्यु हुई। और कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कोई बेटा उसके पास नहीं था, महज कौन थी उसके पास? उसकी बेटी थी। तो औरंगजेब ने पत्र लिखा किसको? किसको लिखा? सिखों के 10वें गुरु को। किसको लिख दिया? सिखों के 10वें गुरु को पत्र लिखा, 10वें गुरु को। और इनका नाम क्या होगा? गोविंद सिंह। क्या नाम होगा? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को क्या किया? पत्र लिखा। इस बात सुनिएगा, देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को अंतिम समय में औरंगजेब ने लेटर लिखा था और कहा था कि गुरु आइए, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, समझ रहे हैं ना। और गुरु गोविंद सिंह ने मना नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह आए, समझ रहे हैं ना, आए। और जब तक आए तब तक औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? उत्तराधिकारी, तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराधिकारी कौन बना था? बंदा बहादुर। किसको बनाया गया था? बंदा बहादुर को उत्तराधिकारी बनाया गया था। और भैया ध्यान रखना, ये जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर याद रखिएगा, बंदा बहादुर से, ये जो बंदा बहादुर थे, इनकी हत्या किसके द्वारा करी गई थी? फर्रुख सियर द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुख सियर द्वारा। फर्रुख सियर द्वारा बंदा बहादुर की क्या करी गई? तो कर लीजिएगा, हत्या करी गई। इस बात को ध्यान रखना। हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाए ना, आगे चलिए, बढ़ते ही धीरे धीरे। अच्छा, गुरु अंगद से ध्यान रखना, गुरु अंगद से ध्यान रखिएगा। लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया, लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। स्थायी या फिर आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? कर लीजिएगा, गुरु अंगद ने किया था। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़िएगा, अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस मराठा
पेशवा ने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया। भैया इसमें ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत में है, इसमें कर लीजिएगा कौन थे, तो ध्यान रखना बाजीराव प्रथम कौन हो जाएंगे, बाजीराव फर्स्ट, इसको लिख लीजिएगा बाजीराव फर्स्ट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से बढ़ेंगे आगे, देखो चौथ में जो कर था ना, चौथ में कर कितना था, 1/4 हिस्सा, और सरदेशमुखी जो कर था सरदेशमुखी में हिस्सा कितना था, 1/10 पार्ट हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखना। बाजीराव फर्स्ट, इसका आंसर अलग से लिख लीजिएगा आप लोग। और आगे बढ़ेंगे आगे, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा, बक्सर या प्लासी? प्लासी होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा ना रोक देते हैं, अब सर को आने दीजिएगा तो ही आगे एनालिसिस होगा। और बताइए किस तरह की शिकायत आप लोग फेस कर रहे हैं होमवर्क सीरीज में? कोई शिकायत नहीं है, कोई समस्या? इस क्लासरूम में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी अगर किसी तरह की समस्या फेस कर रहा है तो मुझे बताए। सुनिए, हाँ, करंट अफेयर को लेकर सुन लीजिएगा आप लोग। देखिए करंट अफेयर अगर आपको नया मिलता है तो नया सीखने का प्रयास करिए ना। अगर आपको नया करंट अफेयर, न्यू करंट अगर मिल जाता है तो न्यू करंट अफेयर सीखने का आप लोग प्रयास करेंगे, इससे भागेंगे थोड़ी। ध्यान रखिएगा, अरे नया सीखिए ना, नया से आज पता है आप लोग को, आज करंट अफेयर काउंट करिएगा, लगभग 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन को अगर काउंट करेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 80 क्वेश्चन में कन्वर्ट है वो, समझ रहे हैं ना। और विद डिस्कशन करंट अफेयर लगभग 100 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है आज, लगभग 100 फैक्ट आपको करंट अफेयर में दिया गया है विद डिस्कशन, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आपको विद डिस्कशन करंट अफेयर में दे दिया गया है। और किसी तरह की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो बताइए मुझे, ऑनलाइन वाले अगर कोई दिक्कत में है तो वो भी बताइए मुझे, करवा दें। अरे सर आ गए, काहे परेशान है? क्या हाल चाल है? वो बढ़िया है। देखिए, है आवाज बढ़ा दो जी। तो है क्या, बीच में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था और थोड़ा सा शारीरिक अस्वस्थता भी था। आज टेस्ट रखने का एकमात्र उद्देश्य था मेरा आना। आज पूरा टेस्ट का डिस्कशन हम ही करते, तो लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि बिट्टू सर जो है, यानी एमसीक्यू वाला मेरा ही प्लान था कि एमसीक्यू एक करवा दिया जाए। बिट्टू सर घर चले गए, तो उसमें हुआ कि कल रात में चले गए, उनको आज रात में जाना था लेकिन कल ही रात में चल गए, तो उनका क्लास जो है अभी हमको मैनेज करना पड़ा, इसी वजह से हम आ नहीं पाए। शुरू में क्वेश्चन कुछ छोड़ा गया होगा, बाद में बोले कि कम से कम कुछ क्वेश्चन के लिए हम आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इस बैच के ठीक बाद फाउंडेशन बैच भी है, और इसी वजह से जो है जल्दी आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं और फिर आगे जो होगा सो बात करेंगे। आइए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण,
इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जानते हैं? इस क्वेश्चन का कीवर्ड है सबसे महत्वपूर्ण। ऐसे तो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसने वास्तविक तौर पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को स्थापित किया है वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध है। जो बक्सर का युद्ध भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध वास्तविक तौर पर एक युद्ध था, जबकि प्लासी के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो वह एक प्रकार का षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि एक प्रकार का षड्यंत्र था। वहीं बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो वह वास्तविक तौर पर एक युद्ध था जो वास्तविक तौर पर लड़ा गया था, जिसमें भारत की संयुक्त सेना की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। बक्सर। उत्मांसा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया? बार्थोलोमियो। यह पुर्तगाली यात्री था, भारत को खोजने निकला लेकिन भारत तक यह नहीं पहुंच पाया। अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचा और उसी को उन्होंने नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। और बाद में जाकर उसी रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया है? रानी एलिजाबेथ ने। रानी एलिजाबेथ ने। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। जॉब चार्नक कलकत्ता के संस्थापक थे। गेराल्ड डंगियार बंबई के संस्थापक थे। 1, 2 और 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस युद्ध की समाप्ति एला-सापल की संधि के तहत हुई है या एक्सला-सापल की संधि के तहत हुई है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत 1763 में हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा है, इसमें ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत। प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो यह युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। और एक बात आप जानिए, हैदर अली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक बना। हैदर अली से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार पराजित हुआ था। उससे पहले कोई भी भारतीय शासक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित नहीं कर सका था। यह बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और हैदर अली और टीपू सुल्तान से अंग्रेज डरता था। हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो अंग्रेज उससे डरता था, समझ गए। तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई है। क्या होगा उत्तर? सी। कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ है? देखिए, कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी और ब्रिटिश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? नहीं। पानीपत का तृतीय युद्ध आपके बिहार एसआई एग्जाम में भी पूछा है। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर देखा जाए तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह हुआ है 1761 में। यह हुआ है 1761 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में जो है आपको किसके किसके बीच हुआ है? तो मराठा और अफगान। मराठा और अफगान। अफगानों के तरफ से भाग लिया था अहमद शाह अब्दाली। और मराठों के तरफ से अगर देखा जाए तो मराठों के तरफ से भाग लिया था कौन? बताइए। एक तो पहली बात, उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो उस समय मराठा पेशवा हुआ करता था कौन? बाजीराव प्रथम। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। और जो बालाजी बाजीराव है इनका कार्यकाल है 1740 से 1761। यही पानीपत के तृतीय युद्ध के हार को नहीं सहन कर पाया था, जिस वजह से मृत्यु हो गया इसका। और इनका एगो बेटा था और इनका एगो भाई था। उन्होंने ही पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर देखा जाए तो मराठों की तरफ से भाग लिया था सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव। विश्वासराव भाव ये दोनों भाग लिया था।
और मराठा शक्ति की इस युद्ध में हार हुई थी। मराठा शक्ति की इस युद्ध में हार हुई थी, अफगानों की जीत हुई थी। इस युद्ध को लेकर यह कहा जाता है, इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि मराठा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह पूरे भारतवर्ष में शासन कर सकता है। इस युद्ध ने मराठों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया, एक प्रकार से कहिए। बहुत निर्णायक युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध। और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो अपना कोई ना कोई एक सदस्य नहीं खोया होगा। तो गलत है ये। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है? नहीं। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। हां, कौन सही है? केवल 3। कौन एक सुमेली था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, हैदर अली जीता। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध हारा और अपना क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। हां, यही सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसका मिलान सही है? द्वैत शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव सही है। सहायक संधि की नीति वेलेजली सही है। व्यवगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी सही है। उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1903 में कर्जन ने थॉमसन रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी। हां। एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग किया गया? नहीं। 1924 में केवल एक। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस सही है। रैयतबारी कैप्टन रीड टॉमस मुंडो सही है। महलबारी हॉल्ट मैकेंजी मार्टिन बर्ड सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी, महलबारी सब जानते हैं आप लोग? जानते हैं, चर्चा नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आगे हो गया है। अब सुनिए 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 सुनिए। तो पिछला वीक जो